नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मौर्य वंश के बाद अब शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मौर्योत्तर काल में दो राजवंशों ने एक साथ शासन किया। पहले देसी राजवंश थे और दूसरे विदेशी राजवंश थे। देसी राजवंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। देसी राजवंश मुख्य रूप से थे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। और विदेशी राजवंशों की बात करें तो उसमें हिंद यवन थे, शक थे, पहलो थे और कुषाण थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्त, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इधर वाला पोर्शन है, मगध वाला पोर्शन है, यहाँ पर शुंग वंश और कण्व वंश ने शासन किया। ये जो महाराष्ट्र का बेल्ट है, यहाँ पर सातवाहन शासकों ने शासन किया। और यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन है, पश्चिमोत्तर पोर्शन, यहाँ पर विदेशी राजवंशों ने शासन किया था। तो बात किया जाए कि अगर देसी और विदेशी दोनों राजवंशों ने एक साथ शासन किया था तो कहाँ कहाँ शासन किया था। तो ये पूर्व वाला बेल्ट है, यहाँ पर देसी राजवंशों ने शासन किया था। और ये जो पश्चिम वाला बेल्ट है, यहाँ पर जो है विदेशी राजवंशों ने शासन किया था। तो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम विदेशी राजवंशों में पढ़ेंगे हिंद यवन राजवंश को। इसको पढ़ेंगे हिंद यवन राजवंश को। हिंद यवन सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद दूसरा जो आक्रमणकारी हुए वो है शक, तीसरे जो आक्रमणकारी हैं वो है पहलो, और चौथे जो आक्रमणकारी हैं वो है कुषाण। तो सबसे पहले हम पहले आक्रमणकारी को पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंद यवन। अगर हम हिंद यवन शासकों के बारे में पढ़ें, हिंद यवन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहली बात आती है कि हिंद यवन आक्रमणकारी कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंद यवन या ग्रीक दक्षिणी अफगानिस्तान में आक्सस नदी के तट पर रहते थे। यानी कि ये दक्षिणी अफगानिस्तान के निवासी थे। वहाँ पर एक नदी बहती है, आक्सस नदी, उसी के तट पर ये लोग रहते थे। यहीं के एक शासक डेमेट्रियस प्रथम ने 183 बीसी में पंजाब पर आक्रमण करके साकल को अपनी राजधानी बनाया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दक्षिणी अफगानिस्तान का शासक है जिसका नाम है डेमेट्रियस प्रथम। इसी ने 183 बीसी में भारत के एक स्टेट पंजाब पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, और पंजाब का एक क्षेत्र था साकल, उसको अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारत के राजा की उपाधि धारण की। अब बात आता है कि डेमेट्रियस ने जब पंजाब को जीत लिया तो कौन सी उपाधि धारण किया, तो भारतीयों के राजा की उपाधि धारण किया, तथा यूनानी व खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। आपको तब प्रभुत्व संपन्न शासक माना जाएगा जब आप सिक्के चलाएंगे। अगर आपके पास सिक्के चलाने का अधिकार नहीं है तो फिर आप प्रभुत्व संपन्न शासक नहीं हैं। तो वह एक प्रभुत्व शासक बनना चाहता था, इसीलिए उसने यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से दोस्तों कि डेमेट्रियस प्रथम ने जब पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार कर लिया तो उसने कौन सी उपाधि धारण किया। तो आंसर हो जाएगा भारतीयों के राजा की उपाधि। कौन से सिक्के चलाए, तो आप कहेंगे यूनानी व खरोष्टी लिपि के सिक्के चलाए। भारत पर दो हिंद यवन वंशों डेमेट्रियस वंश व यूक्रेटाइडस वंश ने आक्रमण किया। अब यवनों में दो वंशों ने आक्रमण किया। पहला जो वंश था वो डेमेट्रियस वंश था, और डेमेट्रियस वंश के बाद जो दूसरा वंश भारत पर आक्रमण किया वो यूक्रेटाइडस वंश था। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंद यवन की कितनी शाखाओं ने भारत पर आक्रमण किया, तो आंसर हो जाएगा दो शाखाओं ने। पहला शाखा का क्या नाम था, तो डेमेट्रियस वंश। दूसरी शाखा का क्या नाम था, तो यूक्रेटाइडस वंश। यहाँ मैप में आप देखिएगा मेरे दोस्त, मैप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो अफगानिस्तान का बेल्ट है, यहाँ पर ये लोग निवास करते थे हिंद यवन शासक। और आप देख रहे हैं जो पहला व्यक्ति आक्रमण कर रहा है भारत पर, उसका नाम है डेमेट्रियस, और इसके वंश को कहा जाएगा डेमेट्रियस वंश। आक्रमण कहाँ कर रहा है दोस्त, पंजाब पर आक्रमण कर रहा है। और पंजाब पर जब अधिकार कर लिया तो राजधानी क्या बनाया, साकल। जैसे हम लोग यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी की कोई ना कोई राजधानी है, जैसे लखनऊ राजधानी, वैसे पंजाब पर जब उसने अधिकार किया तो पंजाब की राजधानी उसने साकल या सियालकोट को बनाया था। तो ये पहला वंश हो गया, पहला आक्रमणकारी हो गया। दूसरा आक्रमणकारी जो था उसका नाम था यूक्रेटाइडस। अब यूक्रेटाइडस ने कहाँ पर अधिकार किया, तक्षशिला पर। तो यूक्रेटाइडस के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या पड़ेगा, यूक्रेटाइडस वंश। तो समझ में आया मेरे दोस्त।
कहाँ के निवासी थे? अफगानिस्तान के आक्सस नदी के तट के निवासी से। पहला आक्रमणकारी कौन है? डेमेट्रियस। कहाँ पर आक्रमण किया? पंजाब पर। राजधानी क्या बनाया? साकल या सलायकोट। दूसरा आक्रमणकारी कौन है? यूक्रेटाइडस। कहाँ पर आक्रमण किया? तक्षशिला पर। और किस वंश की नींव डाली? यूक्रेटाइडस वंश। तो अब हम सबसे पहले डेमेट्रियस वंश को आक्रमण पढ़ेंगे। डेमेट्रियस वंश का इतिहास पढ़ेंगे, जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया था? पंजाब पर। तो आइए देखते हैं दोस्त। अब यहाँ पर आप देखिएगा, डेमेट्रियस वंश को सबसे पहले हम देख रहे हैं। डेमेट्रियस वंश, तो आप देखिएगा इस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस था, जिसके समय राजधानी साकल अथवा सयालकोट थी। अभी हमने बताया कि साकल और सलायकोट ये राजधानी थी, पंजाब पर उसने अधिकार किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए साकल या सलायकोट कहाँ है, तो पंजाब है। तो देखिएगा, इस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस था, जिसके समय राजधानी साकल अथवा सलायकोट थी। किंतु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था, उसका नाम मेनांडर था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेमेट्रियस वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा मेनांडर। तो आइए हम देखते हैं मेनांडर को। अगर मेनांडर का टाइम पीरियड देखेंगे तो 165 बीसी से 145 बीसी तक मेनांडर ने शासन किया। ओके, लगभग 20 वर्षों तक। तो बौद्ध ग्रंथ में मेनांडर को मिलिंद कहा गया है। मेरे दोस्तों, अगर आप बौद्ध किताब को पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन सा ग्रंथ आता है मेरे दोस्तों? सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है ना, अभिधम्म पिटक आता है ना, ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। तो जब आप उन बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मेनांडर को मिलिंद कहा गया है। एक किताब और मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द सी। इस किताब में उल्लेखित है कि इसके स्वर्ण सिक्के भड़ौच के बाजार में खूब चलते थे। भड़ौच कहाँ पड़ता है दोस्त? यहाँ मैप में आप देखिएगा, भड़ौच पड़ता है गुजरात में। भड़ौच कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो आप देखेंगे यह शासक तो पंजाब का है, किंतु इसके सिक्के पंजाब के साथ साथ गुजरात के भड़ौच बाजार में भी खूब चलते थे। इसका एक अभिलेख कौशाम्बी के पास रेह से प्राप्त होता है। यानी कि मेनांडर का एक अभिलेख है, जैसे सम्राट अशोक ने अभिलेख खुदवाए थे, दारा प्रथम ने अभिलेख खुदवाए थे, उसी प्रकार से मेनांडर ने भी अभिलेख खुदवाए थे। इसका एक अभिलेख कौशाम्बी के पास रेह से प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि उसका अधिकार पंजाब से कौशाम्बी तक था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेनांडर का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, तो आप बताएंगे ये पंजाब बेल्ट से लेकर कौशाम्बी, यूपी के कौशाम्बी तक इसका अधिकार क्षेत्र था। लेकिन इसका सिक्का तो भड़ौच में भी चल रहा है, यानी कि भड़ौच पे इसका अधिकार नहीं था, गुजरात पे इसका अधिकार नहीं था, लेकिन सिक्का इसका चलता था। तो आप देखिएगा, पंजाब से लेकर कौशाम्बी तक इसका अधिकार क्षेत्र था। ओके, अगर हम बात करें कि मेनांडर का किसी बौद्ध विद्वान से बातचीत हुआ था, तो आप कहेंगे यस, बातचीत हुआ था, और उस बौद्ध विद्वान का नाम था नागसेन। तो यहाँ देखिएगा, मेनांडर से बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखित पुस्तक मिलिंद पन्नों में संकलित है। बात समझ में आया कि मेनांडर का बौद्ध विद्वान नागसेन से वार्तालाप हुआ, और यह वार्तालाप नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्नों में संकलित है। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मिलिंद पन्नों जो किताब लिखी गई है वह किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर हो जाएगा नागसेन। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि मिलिंद पन्नों जो किताब लिखी गई है वह किताब किस भाषा में लिखी गई, तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलिंद का क्या अर्थ होगा, तो जो मिलिंद का अर्थ होगा वो होगा मेनांडर। और दूसरा क्वेश्चन जो इसी में सटा कर पूछ लीजिएगा, पन्नों का क्या अर्थ होता है, पन्नों का अर्थ हो जाएगा प्रश्न। पन्नों का अर्थ हो जाएगा प्रश्न। तो मिलिंद पन्नों मतलब मेनांडर के प्रश्न। तो यहाँ से देखिएगा, मेनांडर से बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखित पुस्तक मिलिंद पन्नों में संकलित है। यह मिलिंद का अर्थ, यहाँ मिलिंद का अर्थ मेनांडर व पन्नों का अर्थ प्रश्न से है। मेनांडर के प्रश्न का नागसेन ने सही उत्तर दिया, जिससे प्रभावित होकर मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यहाँ पर देखिएगा, जो नागसेन है वह बौद्ध विद्वान है, और वह बौद्ध धर्म की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर रहा था। तो मेनांडर ने कहा कि अगर आप बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हैं, बौद्ध दार्शनिक हैं, तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर आप उस प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो जाहिर सी बात है हम बौद्ध धर्म को अपना लेंगे।
तो मेनांडर ने नागसेन से प्रश्न किया और नागसेन ने उस प्रश्न का सही सही उत्तर दिया। अतः मेनांडर बहुत अधिक खुश हुआ और उसने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त कि आप ये बताइएगा कि जो है हिंद यवन शासक मेनांडर किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अब हम दूसरा दूसरा वंश पढ़ेंगे, हिंद यवन वंश, जिसने भारत पर आक्रमण किया। उस वंश का नाम है यूक्रेटाइडस वंश। पहला वंश कौन था? पहला वंश यहाँ पर देखिएगा डेमेट्रियस वंश, यानी कि हिंद यवन की दो शाखाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। पहली शाखा थी डेमेट्रियस वंश, जिसका संस्थापक था डेमेट्रियस और जिसका प्रमुख शासक था मेनांडर। दूसरी शाखा जिसने भारत पर आक्रमण किया वो है यूक्रेटाइडस वंश, और इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है यूक्रेटाइडस। इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है यूक्रेटाइडस, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगर पूछा जाए कि यूक्रेटाइडस वंश का संस्थापक कौन था तो आंसर हो जाएगा यूक्रेटाइडस। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इसकी राजधानी क्या थी तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला। किंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक एंटियाल कीट्स था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? एंटियाल कीट्स था। तो अगर ये पूछा जाए यूक्रेटाइडस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक तो आंसर हो जाएगा एंटियाल कीट्स। और अगर ये पूछ लिया जाए कि डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक तो आंसर हो जाएगा मेनांडर। तो अब हम पढ़ेंगे एंटियाल कीट्स के बारे में। इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपना यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपना यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताइएगा कि शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एंटियाल कीट्स ने किसको भेजा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस को भेजा था। इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने मतलब हेलियोडोरस ने, जिसने यानी कि हेलियोडोरस ने विदिशा में, विदिशा कहाँ स्थित है दोस्त? एमपी में। जिसने यानी कि हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। एक कौन सा स्तंभ स्थापित किया? गरुड़। गरुड़ किसका प्रतीक है मेरे दोस्त? भगवान विष्णु का। इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और उस पर वासुदेव नाम अंकित करवाया। उस पर कौन सा नाम अंकित करवाया? वासुदेव नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को भागवत कहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि आप ये बताइए कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस ने। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा उस पर कौन सा नाम अंकित करवाया था? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव नाम अंकित करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा स्वयं को क्या बोला था? तो स्वयं को क्या बोला था? भागवत। अब यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर सामने आता है कि भागवत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? भागवत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ स्तंभ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है टीजीटी के एग्जाम में भी, पीजीटी के एग्जाम में भी, आईएएस पीसीएस के भी एग्जाम में भी, किसी भी एग्जाम में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भागवत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, कौन सा स्तंभ सबसे प्राचीन है? तो आंसर हो जाएगा गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का सर्व प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण गरुड़ स्तंभ है। अब दोस्तों भारत पर हिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया। पहला आक्रमणकारी डेमेट्रियस था जिसने पंजाब पर आक्रमण किया, साकल को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा आक्रमणकारी जो है यूक्रेटाइडस था जिसने तक्षशिला पर आक्रमण किया। ठीक है, और यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना की। तो आप देख रहे हैं कि दो हिंद यवन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, दो अलग अलग जगह उन्होंने अपना अधिकार किया। तो कुछ प्रभाव पड़ा होगा भारत पर हिंद यवन आक्रमणकारियों का, तो उसको देखने की हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हिंद यवन संपर्क का प्रभाव। हेडिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हिंद यवन संपर्क का प्रभाव। तो पहला प्रभाव आप देखेंगे, भारतीयों ने ज्योतिष का ज्ञान हिंद यवनों से सीखा। क्वेश्चन ये पूछता है मेरे दोस्त कि भारतीयों ने ज्योतिष विद्या का ज्ञान किससे सीखा? तो आंसर हो जाएगा भारतीयों ने ज्योतिष विद्या का ज्ञान हिंद यवनों से सीखा। किससे सीखा दोस्त? हिंद यवनों से सीखा। आप देखेंगे गुप्त काल का एक महान विद्वान था जिसका नाम है बराहमिहिर। बराहमिहिर ने लिखा है, यद्यपि यूनानी मलेच्छ है। मलेच्छ मतलब होता है निम्न कुल के। मलेच्छ मतलब क्या होता है? निम्न कुल के, निम्न व्यक्ति। तो बराहमिहिर कहते हैं, जो गुप्तकालीन विद्वान, वो कहते हैं कि यद्यपि
यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु ज्योतिष ज्ञान के कारण वंदनीय है। कहता है कि यद्यपि जो है यूनानी है, जो हिंद यमन है, वो लोग मलेच्छ हैं, लेकिन उनके पास एक ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है? ज्योतिष ज्ञान है। तो इस ज्योतिष ज्ञान के कारण वो वंदनीय है, उनकी जितनी वंदना किया जाए उतना कम है। दूसरी आप प्रभाव देखेंगे तो यूनानियों को गोल मिर्च या काली मिर्च बहुत पसंद था। अगर पूछा जाए कि यूनानियों को सबसे पसंद क्या था, तो आप कह सकते हैं गोल मिर्च या काली मिर्च बहुत पसंद था, इसीलिए उनका नाम यवन प्रिय या काला सोना पड़ गया था। तो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि यवन प्रिय या काला सोना कहा गया है, हिंद यवनों को कहा गया है, शकों को कहा गया है, पहलवों को कहा गया है, या कुषाणों को कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हिंद यवन। यूनानियों को गोल मिर्च या काली मिर्च बहुत पसंद था, इसीलिए उनका नाम यवन प्रिय या काला सोना पड़ गया। तीसरा प्रभाव देखते हैं। हिंद यवन पहले शासक थे जिन्होंने लिखित निश्चित आकार वाले राजा की आकृति वाले स्वर्ण सिक्के चलाए। अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, हमने जब आपको मौर्य काल पढ़ाया था वहाँ पर भी हमने बताया था कि लोगों ने, शासकों ने जो है सोने के सिक्के भी चलाए थे जिसको निष्क कहा गया है, चांदी के भी सिक्के चलाए थे जिसको पण या कासार्पण कहा गया है, ठीक है, तांबे के सिक्के भी चलाए थे जिसको मासक कहा गया है। लेकिन वो सारे सिक्के जो थे वो प्रमाणिक नहीं थे, उस पर कोई मापदंड नहीं था, उसका कोई आकार नहीं था, उस पर कुछ लिखा नहीं गया था, उस पर किसी राजा की आकृति नहीं बनाई गई थी, बल्कि उस पर सूर्य बनाया गया था, उस पर चंद्रमा बनाया गया था, उस पर पीपल का पेड़ बनाया गया था, उस पर मछली बनाया गया था। और ये सारी चीज़ें एक मानक सिक्का का आकार प्रदान नहीं करते हैं। जब तक किसी शासक का क्या कहते हैं आकार ना हो, कोई डेट ना हो, उसका कोई निश्चित वजन ना हो, तब तक सिक्के का कोई मानक सिक्का हो सकता है क्या? ना ना ना, कोई मानक सिक्का नहीं हो सकता है, वो जाली सिक्का हो सकता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन तुगलक सिक्कों की वजह से मार खा गया, उसको तांबे के सिक्के लेने पड़े, बदले में चांदी के सिक्के देने पड़े। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में मानक सिक्का चलाने वाला व्यक्ति कौन था या शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा हिंद यवन शासक। क्योंकि इनके सिक्कों पर आप देखते हैं हिंद यवन पहले शासक थे जिन्होंने लिखित निश्चित आकार वाले व राजा की आकृति वाले सिक्के बनाए, ठीक है। इन्हें ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए जाने का श्रेय दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर्ण सिक्का पहले भी चलता था, लेकिन उस स्वर्ण सिक्कों का कोई निश्चित आकार नहीं था, उस पर कोई लिखावट नहीं थी, राजा की आकृति नहीं थी। यही वजह है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि इनके स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? तो देखिएगा, इनके स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर कहा गया है। इनके स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? स्टेटर कहा गया है। इनके स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? स्टेटर कहा गया है। वह चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया है? द्रव्य बोला गया है। चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया है? द्रव्य कहा गया है, ठीक है। इन्होंने कला की एक नवीन शैली होलेनिस्टिक शैली का विकास किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताया कि हिंद यवन शासकों ने कोई कला की शैली का विकास किया था कि नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा जी, किया था। फिर पूछेगा कि उस कला शैली का क्या नाम था, तो आप बताएंगे होलेनिस्टिक शैली, या इसे कहते हैं हिलेनिस्टिक शैली। तो अगर ऑप्शन में आ जाए हिलेनिस्टिक शैली या होलेनिस्टिक शैली, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है मेरे दोस्तों। इन्होंने कला की एक नवीन शैली होलेनिस्टिक शैली का विकास किया। इसका विकास कनिष्क के समय गांधार शैली में हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने एक नई शैली का विकास तो किया था, परंतु इसका संपूर्ण विकास जब कुषाण शासक कनिष्क गद्दी पर बैठता है, तो उन्होंने एक कला शैली बनाया था गांधार शैली, उसमें इसका बहुत सारा विकास हुआ, इसका चरम सीमा पर पहुंचा ये शैली, किंतु इसकी नींव पड़ी थी हिंद यवन शासकों के समय पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था विदेशी आक्रमणकारियों का पहला आक्रमण, जिनको कहा गया हिंद यवन आक्रमणकारी। कल हम बात करेंगे शक आक्रमण के बारे में, ठीक है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।